कि किताबें डिस्कस करते हैं हर महीने। तो ऐसे बहुत सारे बुक क्लब हैं, लेकिन इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके रीडर्स को बुलाया। तो अब ऐसे लग रहा है ना जैसे जिनके लिए हम लिख रहे हैं उनसे सीधे रूबरू हो पाए, तो बहुत बढ़िया मौका था। कोई ऐसा एक दिन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हर आदमी ना एक खोजबीन में रहता है। जब वो सोने जाता है ना तो उसको एक बेचैनी रहती है कि क्या वो जो कर रहा है दिन भर यही उसको करना था क्या। तो मेरे लिए जब मैंने नौकरी छोड़ी ना तो इतना बड़ा वो रिस्क नहीं था। जैसे लोग बोलते हैं ना अब हम स्ट्रगल करेंगे, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था एज सच, टचवुड। मैं एक तरीके से अपने आप को दूसरी ज़मीन पे तैयार कर रहा था कई साल से, और नई वाली हिंदी कहीं ना कहीं उसी दिशा में वो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किताब पहुँचे। तो इसलिए वो ब्लेम बिल्कुल सर आंखों पे है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी ना इतने लोग हैं, इतनी कहानियाँ हैं इस देश में। कहानी की मतलब आप मुंबई में या किसी भी शहर में आप जब उतरते हैं उस शहर में, आपको जो पहला कुछ सामान बेच रहा है या पहला जो ऑटो में लेके जा रहा है उस व्यक्ति के पास 1000 कहानी है। हम केवल वही डॉक्यूमेंट कर लेना जिन ऑटो में, जिन टैक्सी में हम बैठे हैं, हम केवल उन लोगों की कहानी जो चला रहे हैं ना, तो भी हम कभी कहानियों की हमें कमी नहीं होगी। हर कहानी, हर आदमी की अलग कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान है। मसाला कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन, चलते लागू, यार पापा जैसी 7 बेस्ट सेलर किताबें लिखने वाले दिव्य प्रकाश दुबे जी। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले ये आप जुगाड़ कैफ़े में जो बुक पर चर्चा के लिए, ये आपका कैसा अनुभव रहा और कैसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने इसलिए भी हाँ बोला क्योंकि अपने आप में बहुत यूनिक है कि किसी बुक क्लब के लिए मैं पहली बार आया हूँ। जैसे लिट फेस्ट तो बहुत इस देश में जितने होते हैं लगभग गए, वहाँ जाके भी अच्छा लगता है। लेकिन ये अपने आप में ना इनिशिएटिव मेरे को इतना अच्छा लगा कि जैसे लोग हैं यहाँ पे कि किताबें डिस्कस करते हैं हर महीने। तो ऐसे बहुत सारे बुक क्लब हैं, लेकिन इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेके रीडर्स को बुलाया। तो अब ऐसे लग रहा है ना जैसे जिनके लिए हम लिख रहे हैं उनसे सीधे रूबरू हो पाए, तो बहुत बढ़िया मौका था। तो लिट फेस्ट में थोड़ा क्या होता है, बहुत माहौल रहता है पूरा। यहाँ पे क्या आप देख रहे थे जैसे इनफॉर्मल सेटिंग थी और वो पूरा कोई भी कुछ भी पूछ सकता था, घर के आंगन की तरीके से हम लोग बात कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इंजीनियरिंग किए, मार्केटिंग में रहे और अच्छे पदों में रहे, वो कौन सी किक थी जिसके चलते आप साहित्य के सम्रांगण में उतरे और फिर एक नई यात्रा शुरू की और उसमें एक नई सफलता का मानक भी स्थापित किया? अब कोई ऐसा एक दिन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हर आदमी ना एक खोजबीन में रहता है। जब वो सोने जाता है ना तो उसको एक बेचैनी रहती है कि क्या वो जो कर रहा है दिन भर यही उसको करना था क्या। तो ये सवाल के साथ मैं बहुत साल जूझा और फिर करते करते एक दिन आया, और मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने एक दिन सुबह ये सोचा, क्योंकि मैं जब नौकरी भी कर रहा था तो किताब लिख रहा था और धीरे धीरे किताब लोगों तक पहुंचने लगी, काम आने लगा। तो मेरे लिए जब मैंने नौकरी छोड़ी ना तो इतना बड़ा वो रिस्क नहीं था। जैसे लोग बोलते हैं ना अब हम स्ट्रगल करेंगे, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं था एज सच, टचवुड। मैं एक तरीके से अपने आप को दूसरी ज़मीन पे तैयार कर रहा था कई साल से। तो वो जब कर लिया और मुझे लगा कि यार यही पैसा जब मैं कम समय दिन दे के कर सकता हूँ, तो फिर मैं उस दिन कूद के इधर आ गया। एक और सवाल है कि नई वाली हिंदी पर प्रायः लोग ये ब्लेम करते हैं कि ये मार्केटिंग वाले लेखक हैं, ये लेखक नहीं है, और इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो ये बिल्कुल ब्लेम सही है कि मार्केटिंग तो करनी चाहिए, और नई वाली हिंदी अगर किताब की मार्केटिंग कर रही है, और मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मैंने तो जीवन में भी मार्केटिंग चूँकि नौकरियाँ की हैं। मार्केटिंग का बहुत सिंपल मतलब है, बहुत उसको निगेटिव टर्म की तरह हिंदी वाले कई बार देखते हैं। मार्केटिंग का केवल एक ही मतलब है कि आपने जो किताब लिखी है वो तब तक बड़ी पवित्र चीज़ है, वो प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट बनते भी वो पवित्र है, लेकिन वो प्रोडक्ट हर जगह पहुँचे। तो जैसे आज की डेट में आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको 200 मीटर पे मंजन साबुन मिल जाता है, तेल मिल जाता है, कंघी मिल जाती है। तो मुझे लगता है किताब भी वैसे ही मिलनी चाहिए, और नई वाली हिंदी कहीं ना कहीं उसी दिशा में वो प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किताब पहुँचे। तो इसलिए वो ब्लेम बिल्कुल सर आंखों पे है और कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल ये भी है कि प्राय हम जब देखते हैं कि विदेशों में राइटिंग एक प्रोफेशन के तौर पर है, भारत में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन नई वाली हिंदी की धारा में जब आप लोग आए तो आपने इस भ्रांति को तोड़ा और इसे करियर के रूप में भी स्थापित किया। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत ही बेचैन करती थी मुझे चीज़, और मैं जैसे देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अगले 10-15 साल में ऐसे बहुत सारे लेखक होंगे। और मैं ना लिखने को ना केवल फिल्म या OTT या ऑडियो की बात नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लेखक ज़रूर तैयार होंगे जो केवल किताब लिख के इतना कर लेंगे कि उनको बाकी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी हम दूर हैं वहाँ पे। मतलब जैसे हम 2-4 लोगों के लिए तो वो सच हो गया है भले अभी, लेकिन मुझे लगता है अभी ना इतने लोग हैं, इतनी कहानियाँ हैं इस देश में। कहानी की मतलब आप मुंबई में या किसी भी शहर में आप जब उतरते हैं उस शहर में, आपको जो पहला
कुछ सामान बेच रहा है या पहला जो ऑटो में लेके जा रहा है, उस व्यक्ति के पास 1000 कहानी है। हम केवल वही डॉक्यूमेंट कर लेना जिन ऑटो में, जिन टैक्सी में हम बैठे हैं, हम केवल उन लोगों की कहानी जो चला रहे हैं ना, तो भी हम कभी कहानियों की हमें कमी नहीं होगी। हर कहानी, हर आदमी की अलग कहानी है। मैं आपकी किताबों के जो टाइटल हैं उनमें एक पैटर्न देखता हूँ, जैसे शर्तें लागू से लेकर के इब्ने बतूती, यार पापा, आको बाको, ये कुछ ऐसे नाम है जो सामान्य लोगों के बीच में रहे, लेकिन ये कोई किसी ने ये उठा नहीं पाया ये कोई कदम कि हम ऐसे टाइटल रख सकते हैं। इस पैटर्न के पीछे क्या आपने कुछ होमवर्क किया था या क्या कुछ इसका कारण रहा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि वो नाम जो है किताब का, वो पहली पहचान है उसकी। तो वो जैसे कुछ लोगों से आप जब मिलते हैं तो ये वैसे ही जैसे व्यक्ति से मिलते हैं और एकदम से कोई बताता है कि अरे उसका नाम फलाने, और आपको नाम रजिस्टर हो जाता है। तो किताब का नाम उसकी पहली पहचान है, अभी लिखा हुआ बाद में आएगा। तो वो पहला पहचान ऐसा होना चाहिए कि अरे मन कर जाएगा, अरे यार क्या है इसके बारे में। जैसे आप कई सारे नाम ऐसे होते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है, मेरी कम से कम है, कि ऐसे नाम रखें जो एक क्यूरियोसिटी जगाएं। नाम तो कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रांगण में अन्य कहानियाँ भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्यूरियोसिटी नहीं जगाएगा, वो हो सकता है किसी को जगाए। तो मैं हमेशा ऐसा रखता हूँ कि जिसमें एक आजकल की बात हो, एक ऐसा हो। और आजकल की बात जैसे आको बाको, तो हमारे यहाँ मेरी माता जी और उनकी नानी जो हमारी थी, किससे कहानी, तो वो आको बाको करके नज़र उतारती थी। तो वो साउंड इतना सही लगता, तो मुझे वो साउंड पे मैं जाता हूँ, जबकि आको बाको यूज़ भी नहीं होता है आजकल उसमें उस तरीके से, लेकिन मुझे लगा ये साउंड बहुत सही है। तो वो बहुत अलग वजह होती है, लेकिन हाँ, वो साउंड इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, वो जो टाइटल है वो इंटरेस्टिंग है। पहला फिल्टर ये रहता है कि कोई जब सुनेगा तो क्या वो चिहुक के देखेगा, थोड़ी देर रुकेगा। तो इसलिए एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ कि प्राय ये सवाल उठते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी ने भी उठाया था, रॉयल्टी को लेकर प्रकाशकों से। आपका रॉयल्टी को लेकर प्रकाशकों से कैसा अनुभव रहा? मेरा तो एक ही प्रकाशक रहे हैं, और मुझे लगता है इस दुनिया में हिंदी में जो शैलेश भारद्वाजी और जो उनकी पूरी टीम है हिंदी की, वो रॉयल्टी के मामले में जितने फेयर स्क्वायर हैं उतना तो कोई भी नहीं है। हर एक चीज़ जिस तरीके से वो डिफ़ाइन करते हैं और जितना टाइमली करते हैं कि वो जो चीज़ है, मतलब वो उसमें डाउट ही नहीं। मतलब वो जैसे ना, वो रिश्ता शादी वाला होता है पब्लिशर से आपका, कि जहाँ पे थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हमेशा रहेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप साथ में हैं। तो वहाँ पे मेरा तो एक भी पैसे का, मुझे तो लगता है इनफैक्ट मुझे जो रॉयल्टी ज़्यादा मिली वो कॉन्फिडेंस ही मेरे पब्लिशर ने मुझे दिया कि मैं लिखने पे और फोकस करूँ, या और मेरे से अंदर उन्होंने प्रेशर दे के किताबें निकलवाई। और एक चीज़ और आती है, जब ये ज़माना रील्स का है, लोगों का टाइम स्पेंड कम हो रहा है, ऐसे समय में आप किताबों को लेकर यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? और ये जो गैप आ रहा है, यानी लोग किताबों की ओर कम जा रहे हैं, रील्स में ज़्यादा अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं और ये इसका उपाय क्या होना चाहिए? जो पिछले साल चाहे विनोद कुमार शुक्ल जी हों या मेरी भी बहुत सारी जो किताबें हैं, हम लोग जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह रील है। बहुत सारे जो इस देश के बुक ब्लॉगर्स हैं, जो अंग्रेज़ी में बुक रिव्यू करते थे या डालते थे, मुझे एक पिछले साल लगभग इसी टाइम पे एक रील मैंने बनाई थी कि अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देने के लिए 3 किताबें। हाँ, मैंने और वो रील से 3 किताबों का उसमें मैंने नाम लिया था, वो तीनों की रैंक, वो ऐसा वो रील अपने आप में पहुंची लोगों तक और किताब की रैंक सुधर गई। तो इसका मतलब जो रील है वो मीडियम हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद से कसब की जो रैंक थी, जो अक्टूबर जंक्शन की रैंक थी, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें रील को, भले वहाँ पे 10 चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हम कैसे उसको ये समझ सकते हैं ना कि हम उसमें सही चीज़ पहुंचा पाएँ। तो वो बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियसली इस दुनिया में एक क्लिक पे सब कुछ बुरा भी है और अच्छा भी है, तो वो तो हमारी चॉइस है। और किताबें जो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लोग वो आई एम श्योर इस बात को लेकर अवेयर रहते हैं कि वो एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे दिव्य प्रकाश दुबे, जो हिंदी के बेस्ट सेलर लेखक के तौर पर तो चर्चित ही हैं, साथ ही अपने क्रांतिकारी तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। कैमरामैन नाजिर के साथ कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल, IBC 24 रायपुर।